ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट के अंदर जो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर एक होमवर्क दिया था, सबसे पहले मैं आपको वो होमवर्क डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो भाई हमारा जो पहला होमवर्क था, वो पहला होमवर्क ये था कि हमारे पास एक 4 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक 6 कूलम का चार्ज है। ठीक है। इस 4 और इस 6 कूलम के चार्ज के दरमियान में जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि दिस डिस्टेंस इज ऑफ 0.6 मीटर। ठीक है, ऐसे लिख के भी दिया था कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितना था, 0.6 मीटर था। इन दोनों चार्जेस का, जो कि एक चार्ज यहाँ पे मौजूद था, एक चार्ज यहाँ पे मौजूद था, एक को लेट से आपने Q1 कह लिया, एक को लेट से आपने Q2 कह लिया। ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर, यानी कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी? आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। ये हमारा क्वेश्चन था, या ये हमारा होमवर्क था। ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां पे आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे। तो जनाब हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया कि ये टेस्ट चार्ज है हमारे पास। अब जो 4 कूलम वाला चार्ज है, वो बेसिकली इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है। तो ये आ गया भाई टेस्ट। जो 4 कूलम वाला चार्ज जो है, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, अच्छा मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालनी थी, नल पॉइंट निकालना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें नल पॉइंट निकालना था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो, हमें नल पॉइंट निकालना था, मान लिया भैया, मान लिया, इंसानों गलती हो सकती है, भूल सकता हूँ मैं भी। ठीक है। तो हमारे पास मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालनी थी, हमें नल पॉइंट निकालना था। अब सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि हमारे पास ये दोनों चार्जेस जो है वो कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो हमने ये बात कूलम्स लॉ में डिस्कस करते हुए पढ़ी है कि नल पॉइंट वो जगह होती है जहां पे नेट फोर्स जीरो होगी, या नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के जीरो होने के लिए कंडीशंस ये है कि आपके पास जो E1 है, दिस E1 शुड बी इक्वल टू माइनस का E2। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 1 और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 2, इनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, दो कंडीशंस हैं। अब आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान में किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओगे तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम चेक करना है। मान लो मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूँ, तो भाई आप डायरेक्शन अगर वैसे चेक करोगे तो 4 कूलम वाला इसे रिपेल करेगा, 6 वाला भी इसे रिपेल करेगा। यानी कि आप कहीं से भी देखोगे ना, तो आपको डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही नजर आएगी इन दोनों चार्जेस के दरमियान में। अब आपको ये देखना है कि मैग्नीट्यूड सेम का है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर दोनों का दोनों का ये जो है चार्जेस हैं लाइक वाले, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो छोटे चार्ज के करीब नल पॉइंट होगा। आपने मान लिया भाई यहाँ कहीं पे कोई नल पॉइंट है, ये कोई नल पॉइंट है आपका, जहां पे आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ रही है हमारे पास, जीरो आ रही है। अब हमें ये अब हमें ये बात पता है कि हमें यहाँ से क्या करना है भाई साहब, हमें यहाँ से डिस्टेंसेस डिफाइन करने हैं। तो जब हम यहाँ से डिस्टेंसेस डिफाइन करने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा भाई, Q1 से इस पॉइंट तक के फासले को मैंने अज्यूम कर लिया कि वो कितना है, y के बराबर है। सिमिलरली जो मेरा Q2 है, Q2 से मेरा यहाँ तक का जो फासला है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा जनाबे वाला 0.6 माइनस का y। सर 0.6 माइनस वाई कैसे हुआ बेटे, टोटल ब्लू वाली लाइन कितनी है 0.6, उसमें से y निकाल दे तो 0.6 माइनस वाई हो गया। अब हमें ये बात पता है कि भाई साहब जो हमारे पास हमारा नल पॉइंट है, जो हमारे पास हमारा नल पॉइंट है, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। यानी कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। वैल्यूज प्लेस करेंगे। ई का फॉर्मूला हमने कल ड्राइव भी किया था, पढ़ा भी था, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो K कितना है भाई, 4, सॉरी Q कितना है 4, K कितना है 9 × 10⁻⁹। डिवीजन में क्या आ गया मेरा बेटा, R स्क्वायर। जो आर है, 4 कूलम से लेके इस पॉइंट तक का फासला कितना है हमारे पास, वाई है, और ऊपर आ गया वाई का स्क्वायर। आगे भी वही है हमारे पास, के क्यू, क्यू कितना है भाई, अब 6 कूलम है, और डिवीजन में आ गया मेरा बेटा किस चीज का, 0.6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा अगर हम यहाँ से जो चीज कॉमन है उसको कैंसिल करेंगे, 9 × 10⁻⁹ से 9 × 10⁻⁹ चली गई,
सही है। y को अगर मैं वहां ले जाऊं और 4/6 को अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मेरे पास 4/6 विल बी इक्वल टू y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना था भाई, अब हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना है। जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/6 विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस का, ठीक है। 4/6 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4/6 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 2/3 बन जाता है, ठीक है मेरा बच्चा। y डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस का y। पहले तो मुझे ये बता दो, यहां तक सब लोग आ गए थे या यहां तक भी कोई नहीं आया था? अच्छा, अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, जो टू का रूट होता है, टू का रूट हमारे पास कितना होता है, 1.414 होता है। सर ये बात आपको कैसे पता चली? मेरे बेटे ये बात आपको भी पता चल जाएगी अगर आपने वो बेसिक मैथ्स का लेक्चर पूरा कर लिया है जो मैंने आपको कराया था, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, √3 जो है वो भी मैंने आपको निकालना सिखाया था, 1.732 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सूरत हाल क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 और 6 को कैंसिल कर दिया टू के टेबल से, 2 2 हो गया 4 और 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया। इसलिए ये सब की जगह पे मेरे पास क्या आ गया, √2/3 आ गया। मैंने अभी तक रूट खत्म ही नहीं किया है। अब जब मैंने रूट खत्म किया तो √2 की जगह पे मेरे पास आया है 1.4, √3 की जगह पे मेरे पास आया है 1.7। ये इस तरह से किए। अब क्या करेंगे भाई, अब हम आगे चले। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है y डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस वाई। अब आप क्या करोगे जनाब, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आप 4 को डायरेक्टली रूट से बाहर भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं निकाला, ठीक है। मैंने 4/6 को पहले टू के टेबल से कैंसिल किया, फिर 2 का रूट अलग निकाला, 3 का रूट अलग निकाला। कोई मसला नहीं है, आपने अगर 4 का रूट 2 लिख दिया और 6 को रेडिकल में लिख दिया तो भी कर लो। अब आप क्या करो जनाब, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस का y विल बी इक्वल टू 1.75। ठीक हो गया भाई। अब 1.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टास्क हमारा ये रहा। साथ 1.4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो ये बन जाएगा 1.4 y। दिस विल बी इक्वल टू 1.7 का y। ये 1.4 y यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके इसने क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। ये क्या बनेगा भाई, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 विल बी इक्वल टू 1.4 y प्लस का 1.7 y। 1.4 y को आप 1.7 y में ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तकरीबन 3.1 y बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, इसे फर्दर सॉल्व करना है। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 14 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। और 3.1 वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको मैंने यहाँ डिवाइड में भेज दिया। 3.1 को अपनी आसानी के लिए मैं 3.2 लिख रहा हूँ। सही, अपनी आसानी के लिए आप चीजें चेंज कैसे कर रहे हैं बेटे, 3.1 और 3.2 करीब करीब चीज है। 3.2 लिखने से फायदा सिर्फ ये होगा कि मेरे पास जो चीज कैंसिल हो रही है वो आराम से हो जाएगी। 10 से 10 क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखो भाई फर्दर आपके पास क्या बचता है। फर्दर हमारे पास जो चीज बन रही है वो क्या बन रही है भाईजान, यहाँ पे हमारे पास ये आता है 14/10 मल्टीप्लाई बाय 1/32 मल्टीप्लाई बाय 6। अब भाई आपको जो जो मर्तबा नजर आ रहा है उसे मार दो। हमें क्या नजर आ रहा है भाई, हमें ये नजर आ रहा है 2 3 हो गया 6, 2 16 हो गया 32, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 7 हो गया 14, और 2 8 क्या हो गया मेरा बेटा 16। आगे चलते हैं। 7 3 क्या हो गया 21, अपॉन में क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है मेरे बच्चे, अब 8 से कैंसिल कर दो। 8 2 होता है हमारे पास 16, डेसिमल लगा दिया। 21 में से जब मैंने 16 माइनस किया तो क्या बच गया 5, डेसिमल लगा हुआ है, जीरो लगा सकते हैं। 8 6 होता है हमारे पास 48, 50 में से 48 माइनस किया तो 2 बचा, फिर जीरो लगा दिया। अब 8 2 मेरे पास क्या होता है 16 होता है, तो ये बन गया मेरे पास 2.62, और डिवीजन में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है 0.262 बनता है ये मेरे पास। और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, ये मेरे पास आई है y की वैल्यू।
और वाई क्या था, वाई क्या था, 4 कूलम वाले चार्ज से जो हमारा फासला था वो कितना आ रहा है, 0.262 मीटर आ रहा है। इसको आप राउंड ऑफ करके 0.26 मीटर भी लिख सकते हो। अब आपने दूसरे वाले चार्ज से अगर फासला निकालना है 6 कूलम वाले चार्ज से, तो हमें ये बात पता है कि भाई 6 कूलम वाले चार्ज से जो फासला था वो कितना था, 0.6 माइनस वाई था। तो अगर आप 0.6 माइनस 0.26 करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जनाबे वाला 0.34 मीटर। 0.34 मीटर के अराउंड आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा। अब आपने मुझे बताना है कि आप में से कितने लोगों ने ये वाला आंसर मालूम कर लिया था। देखो मेरा बेटा, अब ये जो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस थे ना, ये बेसिकली हमारे पास आ रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप में से खास तौर पे वो लोग जिनका ये वाला पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, मैंने कल भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आज भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मैं एक क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क में दिया था वो और सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके बाद में लाइन से जो आपके कूलम्स लॉ वाले वीडियो लेक्चर है ना, उनको आप देखते हुए आओगे तो आपको ये सब चीज समझ में आएगी। अगर आप नहीं देखते हुए आओगे और डायरेक्टली ये चीज देखोगे तो नहीं समझ में आएगी। कल मैंने जो आपको दूसरा सवाल दिया था वो दूसरा सवाल ये था कि हमारे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कोई 6 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे एक कोई -4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान का जो टोटल डिस्टेंस था वो हमें गिवन था 0.6 मीटर। दोनों के दरमियान का जो टोटल डिस्टेंस गिवन था वो अपने पास कितना था भाई साहब, 0.6। अच्छा, 0.6 मीटर हर दफा नहीं होता, वो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपने नल पॉइंट बताना था। हमें ये बात पता है कि अब इस केस में नल पॉइंट दोनों के दरमियान में नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे कहीं डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी। डायरेक्शन अपोजिट होगी आइदर साइड के ऊपर, ये हमने बहुत तफसील से कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं बात। तो यहाँ कहीं पे हो जाएगा भाई वो वाला हिसाब किताब। जब यहाँ कहीं पे हो जाएगा तो मैंने मान लिया भाई ये वाला पॉइंट है जो मेरा क्या है, नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे मेरी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैसी है भैया, 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 1 विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 2, ठीक है। अब अगर मैं इसके यहाँ से डिस्टेंसेस फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है -4 कूलम वाले चार्ज से यहाँ तक का फासला कितना हो गया भाईजान, ये हो गया मेरे पास y के बराबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं 6 कूलम वाले चार्ज से यहाँ तक का फासला निकालता हूँ तो ये जनाबे वाला मेरे पास 0.6 प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कहानी क्या है भाई, हमें पता है इन दोनों पॉइंट के ऊपर E1 E2 बराबर आ जाएगा। अल्टीमेटली करना आपने क्या है, आप बोलोगे E1 विल बी इक्वल टू E2 विच मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 6 कूलम के लिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, अपॉन में R स्क्वायर। आर स्क्वायर में क्या आ जाएगा जनाब, 0.6 प्लस का y आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप k लिखोगे और उसके बाद -4 की जगह पे सिर्फ 4 आएगा, अपॉन में हो गया R स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर। के से के आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 6/4। ये बन गया जनाब 0.6 प्लस वाई, और अपॉन में आ गया हमारे पास वाई, और साथ में आ गया होल स्क्वायर। अगर मैं 6 और 4 को 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो 2 3 जा 6, 2 2 हो गया 4, और साथ ही साथ मैंने दोनों तरफ अंडर रूट भी अप्लाई कर दिया। ये बन गया 0.6 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। अब क्या करना है भाई, जो अंडर रूट 3 था वो मेरे पास 1.732 होता है। ये सब चीज मैंने बेसिक मैथ्स में आपको बताई थी, मैं फिर अभी वो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा बेटे। और एक चीज यहाँ पे और अनाउंसमेंट सुन लो, अगले हफ्ते जो हमारा लेक्चर होगा ना उसमें हमने पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ने होंगे। उसका डायरेक्ट ताल्लुक कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही है। तो अगर आपने इस वीक में अपना ये बैकलॉग कवर नहीं किया जो डेवलप हुआ है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर वही आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर एक तरह से खराब हो जाएगा। अंडर रूट 2 जो है वो बेसिकली क्या बन गया, 1.4 बन गया। यहाँ बन गया आपके पास 0.6 प्लस वाई, होल डिवीजन में आ गया वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.7 वाई। 1.4 को वहां मल्टीप्लाई करा तो भाई 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस 1.4 वाई।
ये जो 1.4y यहाँ प्लस हो रहा है मेरे बच्चे, इसको यहाँ लाके हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो 1.7y माइनस का 1.4y कितना बचता है, 0.3y बचता है। सर ये डेसिमल सब्ट्रैक्शन हमें नहीं आती, ये भी क्विक मैथ्स में सिखाई है, सब कुछ सिखाया हुआ है उसमें भाई, इसीलिए तो आपको वो करने के लिए दिया था। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब क्या करना है भाई, y का वैल्यू निकालना है। आप बोलोगे 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 6/10, 1.4 को लिख सकता हूँ 14/10, अपॉन में आ गया मेरे पास 0.3, उसे आई कैन राइट इट डाउन लाइक 3/10। एक 10 से एक 10 ये मर गया, 3 वन जा और 3 टू जा, हो गया बेटा बेटा। अब क्या करेंगे, अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे बेटे हमारे पास 14 टू जा क्या आता है, 28 आता है, और डिवीजन में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये जो सॉल्व करके बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 2.8 मीटर। यानी कि आपके पास 4 कूलम चार्ज से, 4 कूलम चार्ज जो था, -4 कूलम चार्ज जो था सॉरी, उससे तकरीबन 2.8 मीटर के फासले के ऊपर जाके वो पॉइंट आ रहा है जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट में जीरो हो रही है। अगर आपने 6 कूलम से निकालना है तो वो था 0.6 प्लस वाई, यानी कि 2.8 प्लस 0.6 करेंगे तो क्या बनेगा, 3.4 मीटर। जल्दी से बता दो बेटे, यहां तक सब चीज क्लियर हो गई, ताकि मैं आगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अब स्टार्ट करूं। चलो ठीक है बच्चे, आप में से किसी का भी आंसर अगर इसके अलावा आ रहा है तो आपने दोबारा सॉल्व करना है। और जिस जिसको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, जितने न्यूमेरिकल क्लास में कराए जाते हैं, वो सारे जो है ना कम से कम 5, कम से कम 6 दफा सॉल्व करो बैठ के उसे, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है भाई, देखो समझो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है, हमने कल की क्लास में ये बात देखी थी, या प्रीवियस क्लास में हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो कोई भी चार्ज होता है, उससे इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स या तो इमिट हो रही होती हैं या उसके पास जा रही होती हैं, ठीक है। ये अभी एक ही टॉपिक चल रहा है, गॉसेस लॉ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही टॉपिक है, उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को इमिट कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को क्या कर रहा था, अपनी तरफ बुला रहा था, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके, देख चुके हैं। अब मेरे बेटे ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की मेजरमेंट होती है ना, कि आपके पास किसी भी जगह से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है। यानी कि आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर क्रॉसिंग आ सरफेस। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं, दैट आर क्रॉसिंग आ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। कि कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अच्छा भाई साहब, इसे शो कैसे करते हैं हम लोग, इसे हम शो करते हैं फाई से, और फाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई डॉट डेल्टा ए। ई से मुराद हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेल्टा ए से हमारे पास मुराद होती है वेक्टर एरिया, ठीक है। ई से हमारे पास मुराद होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेल्टा ए से मुराद होती है वेक्टर एरिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो अच्छे से समझ में आती है क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं। सर ये वेक्टर एरिया क्या है ये भी समझा दें जरा, देखो वेक्टर एरिया समझो। ये मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे, अगर एक प्लेन है, प्लेन समझते हो क्या होता है भाई, प्लेन कोई भी ऐसी चीज होती है जो 2 डायमेंशनल होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसकी 2 डायमेंशन है, एक इसकी ये लेंथ है जो मैंने डिजाइन करी है, एक मेरा बेटा इसकी ये विड्थ है जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। एक इसकी लेंथ है और एक इसकी क्या हो गई, ये विड्थ हो गई। प्लेन क्या होता है, कोई भी ऐसा सरफेस जो 2 डायमेंशन के दरमियान में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जनाबे वाला, प्लेन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ हो गई लेंथ, ये इसकी कुछ हो गई विड्थ, ये उसकी हो गई ब्रेथ। आपने आज तक एरिया का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, कि एरिया क्या होता है। आप बोलोगे भाई हमने एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, बिल्कुल सही। ये हो गया मेरे बच्चे एरिया का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, एरिया का मैग्नीट्यूड। अब जो कोई भी सरफेस एरिया होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने ये बात पढ़ी भी है, मैं आपको भी रिमाइंड करा देता हूँ कहाँ पढ़ी है।
जो वेक्टर एरिया होता है वो क्या चीज है? वेक्टर और स्केलर में फर्क किस चीज का होता है? डायरेक्शन का होता है। तो वेक्टर एरिया के पास दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको वहीं से मिलता है, जो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, ये आपका स्केलर एरिया जो है वो बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड होता है एरिया का। अब आपको क्या चाहिए? आपको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए आप लगाते हो एन कैप या यू कैप। जो कोई भी आपका सरफेस एरिया होता है इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड होता है, आपने जिसको पढ़ा होगा एन कैप के नाम से या यू कैप के नाम से। ये कहलाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर? अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर जो कि आपने एसोसिएट किया हुआ है किसके साथ? सरफेस एरिया के साथ। हर सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जिसका काम है सरफेस की डायरेक्शन बताना। ठीक हो गई बात की? समझ आ गई बात की? एन कैप है ये, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं इसे हम। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई सरफेस एरिया क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। आप बोलो हमने तो आज तक वेक्टर जो एरिया निकाला है वो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो आपने आज तक निकाला है ना, वो बेसिकली क्या था? स्केलर एरिया। अगर इसी स्केलर एरिया के साथ डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली यही चीज क्या बन जाएगी? आपके पास वेक्टर एरिया बन जाएगा। तो ये हमारे पास होता है वेक्टर एरिया का फॉर्मूला, स्केलर एरिया मल्टीप्लाई बाय एन कैप। स्केलर एरिया वही वाला लेंथ इनटू ब्रेथ वाला, एन कैप आपके पास क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो कि डायरेक्शन है जो आपने सरफेस के साथ एसोसिएट की हुई है। सर आप बोल रहे थे हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। जी बेटे पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद होगा आपने क्लास 11 के अंदर वेक्टर्स पढ़े थे, वेक्टर्स के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या होता है? अगर आप ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो बी वेक्टर के साथ तो जो आंसर में सी आता है वो भी एक वेक्टर होता है। हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऐसी मल्टीप्लीकेशन है बिटवीन द टू वेक्टर्स जिसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसी मल्टीप्लीकेशन है बिटवीन द वेक्टर्स, इसके अंदर जो रिजल्ट आता है वो इटसेल्फ एक अदद क्या होता है? वेक्टर होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी सी के बराबर है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसमें आंसर इटसेल्फ क्या आ रहा होता है? वेक्टर आ रहा होता है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ए क्रॉस बी होता है, नहीं पढ़ा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये आपके वहां पे मौजूद जरूर है। जो ए क्रॉस बी होता है ये बेसिकली क्या होता है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पढ़ी होगी ये बात शायद, क्योंकि इसके क्लास 11 के अंदर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने निकालना हो, अगर कहा जा रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दे आर फॉर्मिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स एरिया। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी की मदद से निकालते थे। अब आप जरा इन दोनों चीजों को रिलेट करो। उस वक्त तो आपका दिमाग इतना नहीं चलता होगा क्योंकि आप नन्हे मुन्ने से बच्चे थे, चलता तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन कोशिश करो थोड़ी चलाने की। जब आप इसको चलाते हो थोड़ा सा रिलेट करो इन दोनों चीजों को, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसी मल्टीप्लीकेशन है बिटवीन द टू वेक्टर्स जिसका आंसर आ रहा है एक अलग वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इटसेल्फ एक अदद क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आपने क्लास 11 में ये बात ढके छुपे लफ्जों में पढ़ ली थी कि जो सरफेस एरिया होता है वो एक अदद वेक्टर क्वांटिटी होती है, बस वहां पे हमें इतना शऊर नहीं था या हमारे कॉन्शियस में ये बात एक्टिव नहीं थी। ठीक हो गया? तो वापस आ जाते हैं। फ्लक्स का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। फ्लक्स हमारे पास क्या है? कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस एरिया को कट करती हुई जा रही हैं एट अ गिवन टाइम, वो फ्लक्स होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा भाई? फ्लक्स इक्वल ई डॉट डेल्टा ए। एक बार माजी में इसका हमसे यूनिट पूछा हुआ है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम, डेल्टा ए का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है मेरा बेटा, ये हो गया हमारे पास फ्लक्स की यूनिट। अब अगर मैं इसी का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो भाई, अच्छा फ्लक्स जाहिर है स्केलर क्वांटिटी है, ये वैसे आपको फॉर्मूला देख के भी पता चल रहा है लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ डॉट नजर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट है। यानी कि फ्लक्स, देखो फ्लक्स की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो वही है कि इट इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू इट। अभी इसको हम विजुअलाइज भी करते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज टर्म्ड एज फ्लक्स। एक ही बात है, ठीक है। अब इसको हम विजुअलाइज करते हैं कि भाई ये है क्या। उससे पहले इस फॉर्मूले को जरा ओपन करके देख लो। अगर इसे ओपन करते हैं तो क्या बनता है? ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। भाई साहब ये जो थीटा है ना, इसके बारे में जहन में रखिएगा। दिस थीटा इज द म्यूचुअल एंगल, दिस थीटा इज द म्यूचुअल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया।
ये थीटा म्यूचुअल एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान में। अब आपसे मेरा सवाल ये होना चाहिए कि ये जो वेक्टर एरिया है इसमें एंगल कौन बनाता है? भाई एंगल किसी डायरेक्शन से बनता है। भाई ऐसे ही है ना, अगर मैं कहता हूँ एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन के दरमियान में कोई डायरेक्शन है, इन दोनों लाइन का कोई डायरेक्शन है तो एंगल बन रहा है। तो एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के दरमियान में बनता है, जहन में रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो समझ में आता है। ये वेक्टर एरिया का डायरेक्शन कौन डिफाइन कर रहा है? अभी हमने पढ़ा वेक्टर एरिया का डायरेक्शन कौन बता रहा है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो किताब में ऐसे भी लिखा मिलता है कि थीटा से मुराद हमारे पास है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। ठीक है भाईजान। अब इसको अगर हम विजुअलाइज कर लें तो हमारे पास चीजें आसान हो जाएंगी। देखो जरा विजुअलाइज करते हैं इसको हम। ये सपोज कर लो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ये आ रही है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ये आ रही है, एक और आ रही है, एक और आ रही है, एक और आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या सूरत हाल है? यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्लेन रखा हुआ है, ये एक प्लेन रखा हुआ है। ये प्लेन इस तरह से रखा हुआ है जिस तरह लाइब्रेरी के अंदर किताब रखी हुई होती है ना, किताब रखी हुई होती है ना, कि आपको उसके सिर्फ पीछे से जो उसका टाइटल जहाँ लिखा हुआ होता है, मतलब जैसे अगर मैं आपको इसको वीडियो सेक्शन में दिखा दूं, देखो ये किताब ऐसे रखी हुई है मिसाल के तौर पे, जैसे ये लाइब्रेरी में कोई किताब आप ऐसे रखते हो ना, तो तुम्हें नजर आ रहा है, पता नहीं नहीं आ रहा, ये इसके पीछे यहाँ जो टाइटल लिखा हुआ होता है ना वो सिर्फ नजर आ रहा होता है, तो ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। जब ये ऐसे रखा हुआ है, इससे हो रहा क्या है कि आपके पास इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो बेसिकली इस किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा आपकी बात, ठीक है। ये इसके पास आ गया एन कैप, ये ऐसे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है मेरा बेटा। अब कहानी क्या हो रही है आपके पास? अब कहानी ये हो रही है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिकल लाइंस है। अब इसमें से कितनी लाइंस इस सरफेस एरिया को कट करती हुई जाएंगी, ये चीज तय करेगी, ये चीज तय करेगी मेरा बेटा कि आपके पास जो फ्लक्स है वो कितना ज्यादा है। अब आप एक चीज को जरा यहाँ पे सोचो और समझो, जरा देखो आप दोबारा से एक बार देखो, एक चीज को जरा यहाँ पे समझो आप देखो। अगर मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लेंथ ऐसे आ रही है मेरे उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लेंथ सीधे हाथ की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन मेरे उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कट करते हुए जाएंगी, हाँ या ना? अगर मैं ऐसे रखता हूं, इस किताब को ऐसे रखता हूं, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसको कट करती हुई जा रही होंगी, ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, कट करती हुई जा रही होंगी। तो ये वो वाला केस बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा, सही है, मैक्सिमम फ्लक्स कट कर। अब मैक्सिमम फ्लक्स कट करते हुए आप जरा कंडीशन देखो कि थीटा कितना बन रहा है, थीटा 0 डिग्री है। सर क्यों? बेटे एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है? राइट साइड पे। ई का डायरेक्शन कहाँ है? राइट साइड पे। जब दोनों का डायरेक्शन राइट साइड पे है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बेटे कि आपके पास जब दोनों का डायरेक्शन ही राइट साइड पे है, इसका मतलब आपके पास क्या सूरत हाल है? ये थीटा 0 डिग्री है, और जो जो आपका सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम एक्सपोज हुआ हुआ है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होंगी? कट करती हुई जाएंगी। इस केस में अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा फाई इक्वल्स ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो जनाबे वाला फाई विल बी इक्वल टू ई डेल्टा ए, ये मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स है। इसे पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन डिफाइन कराता हूं, अब देखना जरा, अगर मैं इसी के अंदर से अब मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन डिफाइन करता हूं, अब ये सब ना अगर आप इमेजिन कर लो चीजें तो बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मिनिमम फ्लक्स के लिए क्या है देखो, कि आपका जो वो है ना मेरा बेटा, प्लेन है, ये प्लेन इस तरह से रखा हुआ है जैसे किसी टेबल पे किताब रखी हुई होती है ना। जैसे आप टेबल पे किताब रखते हो तो जाहिर है वो ऐसे नहीं रखी होती, ऐसे रखी होती है, मतलब बैक साइड पे फ्लैट हुई हुई है, लेटी हुई है। अब जो लाइनें आएंगी, कुछ लाइनें ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ लाइनें नीचे से निकल जाएंगी, इसमें से कोई लाइन कट ही नहीं कर रही होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी कि अब अगर मैं इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखता हूं ना, इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरह से, दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द, कुछ लाइंस ऊपर से जा रही हैं, कुछ लाइंस कहां से जा रही हैं भाई साहब? नीचे से जा रही हैं, ठीक है। अब ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये आ रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है, ये आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है भाई साहब?
इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा हमारे पास है 90 डिग्री है। इस केस के अंदर हमारे पास मिनिमम फ्लक्स क्रॉसिंग हो रही है, आइडियली स्पीकिंग जीरो फ्लक्स कट कर रहा है, ठीक है। इसका अगर मैं वो निकालूंगा तो फाइव विल बी इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, एंड वी नो दैट कॉस 90 डिग्री इज जीरो। तो भाई फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आपने सीखा क्या, आपने ये सीखा इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर आर पैरेलल, आर पैरेलल, तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स कट होता है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को आप वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी कह सकते हो, दे आर परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स मिनिमम कट होगा। अब मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स की जो कंडीशन है ना भैया, उसको भी देख लीजिए जरा। मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स की जो कंडीशन है, मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स की कंडीशन के लिए आप पहले इसको देखो, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये वाला। मैंने क्या करा, इसको पलट कर रख दिया। पलटने से क्या मुराद है, देखो जरा फिर से यहाँ देखो। देखो ये किताब पहले ऐसे थी कि इसका जो फेस है ना, फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज है, वो सीधे हाथ की तरफ था। जब मैंने पलट के रख दिया, अब इसका जो फ्रंट पेज है ना, वो ऐसे आ रहा है उल्टे हाथ की तरफ। पहले किताब ऐसे थी, अब ऐसे कर दिया मैंने, यानी कि मैंने इसका जो फेस था वो फेस पलट दिया। जब मैं फेस पलट दूंगा तो भाईजान क्या होगा, जरा वो भी देख लीजिए। पहले ऐसे थी, पहले ऐसे थी, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको पलट दिया। अच्छा, पलटने का यहाँ कहीं पे ऑप्शन हुआ करता था हमारे पास एक। अबे रोटेट का ऑप्शन कहाँ चला गया। ठीक है, अब जब मेरे बच्चे ये रोटेट हो गया तो हमारे पास सूरत हाल कहाँ से आ गई, हमारे पास सूरत हाल ये आ गई कि हमारे पास ये जो है ना बेसिकली, अब इसका जो एन कैप है, क्योंकि जाहिर है एन कैप उसके फेस का डायरेक्शन दिखा रहा होता है। अब एन कैप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं एन कैप का लिखूंगा तो भाई ये एन कैप है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। अब आप थोड़ी देर के लिए ना जरा अज्यूम करो, अज्यूम क्या करो कि ये जो मैंने अभी प्लेन बनाया है, इस प्लेन का जो एरिया है और जो पुराना वाला प्लेन है उसका एरिया, फिजिकल एरिया कैसा है, सेम है। यानी कि लेंथ और विड्थ कैसी है, एक बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बिल्कुल पहले वाला केस था उसके अंदर उसका फेस सीधे हाथ पे था, अभी वाले केस में उसका फेस कहाँ है, उल्टे हाथ के ऊपर, बस और कोई फर्क नहीं है। तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आती है कि जितनी लाइंस पहले वाले केस में कट कर रही थी उतनी ही लाइंस अभी भी कट कर रही होंगी। बस डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस इस चीज का है मेरे बेटे, डिफरेंस इस चीज का है कि आपके पास पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ था। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है दे आर एंटी पैरेलल। इस केस में, इस केस में ई कैप और एन कैप के दरमियान का एंगल क्या नजर आ रहा है, 180 डिग्री नजर आ रहा है एंगल, यानी कि एंटी पैरेलल है, यानी कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स निकालूंगा तो फाइव विल बी इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो मेरे बच्चे कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो ये हमारे पास आता है माइनस का ई डेल्टा ए, ये कहलाता है मेरा बेटा मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स। यहां पे नेगेटिव सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड फेस ऑफ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दे आर फेस ऑफ द प्लेन, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मेरे बच्चे यहां तक मुझे बता दो हर चीज क्लियर है या नहीं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को लेकर, ताकि मैं आपको इसका एक सवाल भी कराऊं। अच्छा मेरा बेटा, जो हमारा अगले वीक टेस्ट होना है उस टेस्ट में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। कूलम्स फोर्स आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक उसमें लिखा हुआ था क्या, क्योंकि मैंने तो जो बताया था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक का पार्ट था। मैं एक बार चेक कर लूं जरा हमारे पास। बस ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए।
कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को आप हटा देना। मैं भी सर शाफे को कह भी दूंगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो अपडेटेड जो है ना वो टॉपिक्स आपको सेंड कर देंगे, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर आपने नल पॉइंट तक का जो पार्ट है ना उसको अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, जो आपका टेस्ट है बेटे, एन कैप का डायरेक्शन जो है ना वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पहले हम इसका ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सवाल कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज ये लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ कि आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है 10 I कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दी है? 10 I कैप न्यूटन पर कूलम। देखो 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है मैग्नीट्यूड। आई कैप बता रहा है किस एक्सिस के अलोंग है जनाब? एक्स एक्सिस के अलोंग है। और आपको ये कह रहा है, गौर से सुनना मेरा बेटा, आपको ये कहा जा रहा है कि जो सरफेस है ना, सरफेस है एक्स वाई प्लेन में। सरफेस कहाँ है जिसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? वो सरफेस कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में। और उस सरफेस का जो एरिया गिवन है, वो एरिया मेरे बेटे हमें गिवन है मिसाल के तौर पे 20 मीटर स्क्वायर। सवाल समझो पहले जरा। सवाल क्या है भाई? अगर वर्डिंग में सवाल पूछा जाए तो सवाल क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग अ सरफेस if the electrical field intensity is 10 I cap Newton per coulomb and the surface is lying along XY plane having an area of 20 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे मेरे बच्चे, आप जो हमने चीजें पढ़ी है ना उसको रिलेट करो। आप बोलोगे फाई बराबर है ई डॉट डेल्टा ए के। फाई किसके बराबर है? ई डॉट डेल्टा ए के बराबर है। अब ई आपको पता चल गया कितना है जनाब? 10 I कैप। आपको डेल्टा ए चाहिए। मैंने आपको डेल्टा ए के बारे में बताया था कि डेल्टा ए क्या चीज है? वेक्टर एरिया है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 20 मीटर स्क्वायर। अब आपको डायरेक्शन चाहिए। अब यहाँ पे ना मेरा बेटा वो चीज चेक होती है कि आपने चीज को कितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है। देखो आपको क्या कह रहा है, आपका जो सरफेस है वो किस प्लेन के अलोंग है? एक्स वाई प्लेन के अलोंग है। तो यहाँ पे मेरे बेटे जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा वो के कैप आएगा। सर ये आपने किस तरह से लिख दिया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो अब जरा कैसे लिखा मैंने। मेरे बेटे अगर आपने कूलम्स लॉ देखा था तो मैंने आपको ये वाली तस्वीर बना के दिखाई थी। ये होता है भाई साहब एक्स एक्सिस, ये होता है भाई साहब वाई एक्सिस। आउटसाइड द प्लेन जो आ रहा होता है ये जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के लिए हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई के लिए हमारा यूनिट वेक्टर जो होता है वो जे कैप होता है, और जेड के लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है जनाबे वाला? के कैप होता है। ठीक हो गया। अब अगर आपका कोई प्लेन है, गौर से सुनना और देखना समझना, ये ध्यान में रखना बात, कि आपके पास ये जो तीनों एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई और जेड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने वहां साइन भी बना दिया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर से क्या मुराद होती है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपका कोई प्लेन ऐसा है मेरे बेटे जो कि एक्स वाई के अलोंग लाई कर रहा है, अगर आपका कोई प्लेन ऐसा है जो कि ऐसे एक्स वाई के अलोंग लाई कर रहा है, उसके लिए यकीनन जेड एक्सिस कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ी थी बात ऊपर, कि जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, यहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आता है ये प्लेन के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर आपका प्लेन एक्स वाई पे लाई कर रहा है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जेड के अलोंग होगा। अगर आपका प्लेन एक्स जेड प्लेन पे होता तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर वाई के अलोंग होता। अगर आपका प्लेन वाई जेड प्लेन पे होता तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक्स के अलोंग होता। क्या मेरी ये वाली बातें आपको समझ में आई है जो मैंने बात करी है कि सरफेस एरिया अगर गिवन हो, प्लेन की इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो, तो उसकी मदद से आप किस तरह से उसका यूनिट वेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे? थ्योरी को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना समझ में आ गया? ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास क्या हो गया, अब साथ में आपको दे दिया यहाँ पे इन्होंने 20 के कैप, साथ में क्या दे दिया जनाब? 20 के कैप दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, अब आपने निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है मेरा बेटा,
अब आपने क्या करना है, अब आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है मेरे बेटे, क्योंकि आपको वेक्टर्स अभी शायद नहीं रिवाइज होंगे तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में ये होता है लाइक यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। अब देखो भैया जी, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 10 i कैप, के कैप का कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे 0 के कैप लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये लिखा है 20 के कैप, आई कैप में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ आई कैप में 0 लिख सकता हूँ, 20 के कैप। अब क्या करना है आपने, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो, के वाले को के से। तो भाई 10 जीरो क्या हो गया मेरे बेटे, 0। 0 20 क्या हो गया मेरा बेटा यहाँ पे, ये 0। आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो बेसिकली क्या है आपके पास, 0 है। अब जो फ्लक्स आपके पास क्रॉस कर रहा है वो 0 क्यों है, अब जरा यहाँ पे देखो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थी वो ऐसी थी मेरा बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैसी थी, ऐसी थी मेरे बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग। अब जरा समझिएगा, आपके अब समझने का वक्त आ गया। और आपका जो मेरा बेटा जो आपका प्लेन था ना, आपने अपना प्लेन भी ऐसे ही रखा हुआ था, एक्स वाई प्लेन के अलोंग रखा हुआ था, ऐसे ही आपका प्लेन रखा हुआ था। जब आपका प्लेन ऐसा रखा हुआ है, एक्स वाई के अलोंग रखा हुआ है, तो आप नोट करो, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, आप नोट करो जो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर था वो कहाँ जा रहा था, जेड के अलोंग जा रहा था। अभी हमने पढ़ा था इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहाँ जा रहा है, जेड के अलोंग जा रहा है। इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स है ना वो ऊपर और नीचे से गुजर रही है। यही चीज मैंने आपको ऊपर थ्योरी में पढ़ाई थी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान का एंगल 90 डिग्री होगा तो आपके पास कोई फ्लक्स कट नहीं करेगा। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक सबकी सारे पॉइंट क्लियर हो गए, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वैसे ही मैं एक डॉट प्रोडक्ट आपको और निकालना बता देता हूं, जैसे 2 i कैप प्लस 4 j कैप है, इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है मिसाल के तौर पे 3 i कैप माइनस 2 j कैप के साथ। ठीक है मेरा बेटा, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस का हो गया माइनस, 4 2 का क्या हो गया मेरे बच्चे 8, तो 6 - 8 क्या हो गया, माइनस का 2। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हो गई सारी चीज सबको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, जितनी थ्योरी मैंने आपको क्लास लेक्चर में कराई है वो आपको सब आनी चाहिए। साथ आपने बुक रीड करनी है, अपने बोर्ड की किताब रीड कर लेना जो आपका बोर्ड है। जो ए लेवल्स वाले हैं तो आप अपना जो डोमिसाइल है, जहां का डोमिसाइल है उस बोर्ड की किताब रीड कर लेना। साथ आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने हैं जो मैंने क्लास लेक्चर में कराए हैं। साथ आप जो बुक रीड करोगे उस बुक के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम और एग्जाम्पल लाजमी करनी है आपने। अगर कोई सिंध बोर्ड की किताब रीड कर रहा है तो सिंध बोर्ड के जो एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है और सिंध बोर्ड की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने लाजमी सॉल्व करनी है। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा सबको सारी चीजें क्लियर हो गई।